नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीडी 2 का जो एग्ज़ाम 9 और 10 मई को लेवल 6 और 4 का था और 12 से 17 जून 2022 को बाकी बचे हुए 3, 5 और लेवल 2 का एग्ज़ाम था। यानी सभी लेवल के जो सीबीडी 2 का एग्ज़ाम हुआ है इसमें 18 सेट में कंडक्ट हुआ था और प्रत्येक सेट में लगभग 4 से 5 सवाल है वो साइंस के पूछे गए थे। वैसे प्रत्येक सेट में 50 जीके जीएस के सवाल थे, उनमें साइंस का काफ़ी कम वेटेज यहाँ पर देखने को मिला है। जो भी सवाल है टोटल 83 सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं सीबीडी 2 में। ये सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही देखने वाले हैं जो आने वाले ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रुप डी में अलग से 25 सवाल साइंस के आ रहे हैं। तो रेलवे का यहाँ पर पैटर्न आपको पता चलेगा, तो वीडियो के अंत तक आपको ज़रूर बने रहना है ताकि कोई भी सवाल मिस न हो और आपको पैटर्न का पता चल जाए टीसीएस किस प्रकार रेलवे में सवाल पूछ रही है। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। कुछ पीडीएफ और भी पेंडिंग है, जल्दी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अभी राजस्थान में कुछ नेट का इशू चल रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो एग्ज़ाम आपकी 9 और 10 मई को हुआ था, लेवल 6 का 9 मई को था और 10 मई को एक सेट में लेवल 4 का एग्ज़ाम हुआ था सीबीडी 2 का। ये सभी सवाल देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो इससे पहले टेक्स्ट बुक की तरफ से ऑफर था, जो भी कैंडिडेट फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं, मिस हो गया है, तो आपके लिए अभी भी अवसर है। यहाँ पर फ्लैश सेल है, थोड़ी प्राइस इंक्रीज हुई है, लास्ट 24 आवर्स है मिनिमम हुई है। तो इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, अभी भी टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 125 रुपये का प्राइस बढ़कर जो 499 हुई है, लेकिन टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आप इसमें 125 का डिस्काउंट ले सकते हो। तो रेलवे ग्रुप डी वाले कैंडिडेट हैं, ज़रूर आपको मैंने स्ट्रेटजी बताई है, जो भी वीडियो आपने नहीं देखा स्ट्रेटजी का चैनल पर अवेलेबल है वो वीडियो देखिएगा। उसमें डेली एक मॉक टेस्ट लगाने को बोल रहा है, बाकी अदर भी पॉइंट है वो ज़रूर आप कंसिडर करेंगे तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगने वाले, यानी आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, रणनीति के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो इसमें आपको मॉक टेस्ट लगाना है। डेली मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर होने वाला है। आपको पता चलेगा कौन सा आपका सेक्शन वीक है, उसको समय रहते आप बूस्ट कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक में रेलवे ही नहीं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, जितनी भी अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स के जो पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे आपको। टीटीजी को कूपन कोड से अभी भी आप डिस्काउंट ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी हुए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 30 किस तत्व का है? आवर्त सारणी की बात करें जो केमिस्ट्री में ग्रुप डी 2018 का जो एग्जाम हुआ था, मैक्सिमम सवाल साइंस में आवर्त सारणी से थे। तो आवर्त सारणी 9th 10th की लेवल के जितने भी आपको पूरी बुक्स पढ़ लेनी है, एनसीईआरटी। बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं आवर्त सारणी के, एलिमेंट कौन से, एसपी डी एफ जो ग्रुप है, कौन से एलिमेंट का क्या क्रमांक है। तो देखिए यहाँ पर आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 30 है, वो जिंक का होता है। 50 तक तो परमाणु क्रमांक आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। जिंक का होता है 30। किसका? 4 चैम्बर युक्त हृदय हैं, 4 चैम्बर युक्त हृदय हैं। एक तो मानव का है, एक यहाँ पर विकल्प के अकॉर्डिंग पिकॉक पक्षी, पक्षी और हुमन का हृदय है ना, बर्ड्स का हृदय वो 4 चैम्बर का होता है, पिकॉक पक्षी है। बाकी फ्रॉग का हृदय वो 3 चैम्बर, मछली का 2 चैम्बर होता है। तो ये आप देख सकते हो किन का हृदय कितने चैम्बर का होता है। फिश का हृदय होता है 2 चैम्बर और 3 चैम्बर में आपके फ्रॉग आ जाएगा। सैलमेंडर एसएससी एग्जाम में पूछे हुए हैं, फ्लाइंग लिजार्ड, किंग कोबरा, ये सभी 3 चैम्बर वाले हैं। जितने भी रेप्टाइल्स हैं जो रेंगते हैं उनका हृदय 3 चैम्बर का होता है। रोहू है, स्कोलिडॉन है, फिश है, इनका 2 चैम्बर का है। ओविचर का हृदय है वो 3 चैम्बर का होता है। जो भी एम्फीबियन है 3 चैम्बर हर्ट होता है। 4 चैम्बर में आपके क्रोकोडाइल, याद रखिएगा मगरमच्छ है ना, उसका हृदय 4 चैम्बर है। ऑस्ट्रिच का है, पिजन है, कबूतर का है, बैट है, व्हेल है, ये सभी 4 चैम्बर वाले हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर, चावल की भूसी के तेल का जो स्त्रीकरण है उनमें किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? चावल की भूसी के तेल के स्त्रीकरण में जो एंजाइम का उपयोग किया जाता है वो है लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट यहाँ पर, द चार्ज इक्विवेलेंट टू 6 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सी विद्युत आवेश की जो 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन है, ये किसके इक्वल होते हैं? 1 कूलाम की। तो 1 कूलाम की वैल्यू है, 1 कूलाम आवेश की वैल्यू है वो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट सवाल, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत इनमें देखेंगे तो पवन है, बाकी कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, ये पारंपरिक है। गैर पारंपरिक की बात करें तो सौर ऊर्जा आ जाएगी, सोलर एनर्जी है, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी है, बायोगैस है, बायोमास है, ज्वारी तरंग ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। और परंपरागत कौन से आ जाएंगे?
जो कुछ समय पश्चात खत्म हो जाते हैं, जल विद्युत, तापीय विद्युत, जो कोयला, गैस, तेल आदि ये सभी। नेक्स्ट वन यहाँ पर, किसके अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। ठोस से डायरेक्ट गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो है ऊर्ध्वपातन वाले, जो उदाहरण कपूर, नेप्थलीन, आयोडीन, एंथ्रासीन, ये जितने भी आप देख रहे हो ये डायरेक्ट आप गर्म करेंगे तो इस ऐसी स्थिति आएगी, आपको ये लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे ही नहीं। वो स्थिति है ऊर्ध्वपातन वाली, सब्लिमेशन कहते हैं उसे। अब 9 मई सेकंड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। विटामिन सी का स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का स्रोत है सिट्रस फ्रूट, जितने भी हैं खट्टे वाले, वो विटामिन सी के सोर्स हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। हेपेटाइटिस ए हो गया, पीलिया जो जॉन्डिस है, इनसे जो अंग प्रभावित होता है वो लिवर होता है, क्या यकृत होता है। निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? कौन सा पौधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? इनमें से गुल्लर हो जाएगा। बाकी काबुली चने, जितने भी मूंगफली हैं, मसूर हैं, लेग्यूम जो क्रॉप वाले हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन यौगिक में कन्वर्ट करते हैं, उसको पोषण के रूप में लेंगे। तो ये पौधे जो राइजोबियम नामक मिट्टी के जीवाणु हैं, इसके साथ सहजीवी संयोजन बनाते हैं। जो भी लेग्यूम फैमिली क्रॉप वाले हैं उनकी जड़ों में ये रहते हैं पौधे, जो राइजोबियम नामक मिट्टी के जीवाणु जड़ों में रहेंगे और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे उनके यौगिक नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करके हैं और पोषण प्रदान करते हैं। डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन पौधे नहीं कर ले सकते, इसलिए उसका स्थिरीकरण किया जाता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? डी ब्लॉक एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो शुरुआत के जो 2 कॉलम आपको दिख रहे हैं ये हैं एस ब्लॉक, और ये पूरे कॉलम हैं, जो 6 कॉलम हैं ये है पी ब्लॉक। बीच में जो आप देख रहे हो 3 से 12 वो है डी ब्लॉक और नीचे है एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो ज़्यादातर मेटल्स वगैरह हैं तो धातु यहाँ पर एफ ही हो जाएगी इसमें। जो डी ब्लॉक में आप देख सकते हो परमाणु क्रमांक 26। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है? सूर्य समकालिक कक्षा कौन से सैटेलाइट की नहीं है? तो वो है मेट्यूसेट 11। इसकी जो कक्षा है वो सूर्य समकालिक नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर, हेपेटाइटिस ए की सूजन जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। हेपेटाइटिस ए है, यकृत की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बनती है। अब देख लेते हैं, जो लेवल 4 का एग्जाम हुआ था 10 मई को, तो इसमें एक शिफ्ट में था किसकी वेवलेंथ सबसे कम है? आप देखेंगे वेवलेंथ है जो स्पेक्ट्रम में वो सबसे कम यहाँ पर गामा की है। ये पूरा मैं आपको क्रम बता देता हूँ, तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम, यानी सबसे अधिक से सबसे कम, जो सबसे लॉन्गेस्ट से सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में? तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट है, सबसे लंबी बड़ी जो तरंग दैर्ध्य है वो किसकी है? वो है रेडियो वेव की। सबसे ज़्यादा आपको पूछे तो आप कहेंगे रेडियो, और सबसे कम पूछे तो गामा है। और बीच में रेडियो के बाद है माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर ऑप्टिकल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और लास्ट में गामा। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है ग्रेगर मेंडल। मालपीगियन नलिकाएं किस फाइला में उत्सर्जी अंगों के रूप में कार्य करती हैं? मालपीगियन नलिकाएं एंथ्रोपोडा जो फाइलम है जिसमें उत्सर्जी अंगों के रूप में कार्य करती है मालपीगियन नलिकाएं, वो है आर्थ्रोपोडा। किस फाइला में है? आर्थ्रोपोडा है। और फाइलम जो एनिलिडा है उसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स उत्सर्जी अंग के रूप में है वो नेफ्रीडिया कार्य करता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर, सबसे सूक्ष्म कण किस प्रकार की मिट्टी में होता है? इनमें आप देखेंगे सबसे सूक्ष्म कण होता है जो कले वाली है, चिकनी मिट्टी है। रेत के कण सबसे बड़े होते हैं, जो सैंड है वो कण सबसे बड़े आपको मिलेंगे। निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे जो बेक्ड है सेके हुए पदार्थ में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है? किण्वन कर्मक के रूप में केक वगैरह में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं जो बाकी बचे हुए लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 के जो एग्जाम्स हुए थे 12 जून से स्टार्ट। तो 12 जून प्रथम पारी में सवाल है, कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है, सबसे पुरानी जीवित पेड़ प्रजाति है जिंकबो बिलोबा। इसे मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। जिंकगो बिलोबा है वो सबसे पुराना जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म क्या है? वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तन को झेलते हुए अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वो जीवित जीवाश्म। 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118 एलिमेंट है जिसमें 94 है वो नेचुरल तत्व हैं।
लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? नर और मादा युग्मक मिलकर जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। क्या नर और मादा युग्मक का संलयन होता है तो युग्मनज बनता है। संलयन की इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो भ्रूण में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट को आप बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, उस केस में जल उससे अलग हो जाएगा। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर जल को वो त्याग देगा और जो फेरस सल्फेट है उसका रंग पहले जो हल्का हरा था वो सफ़ेद हो गया। इसमें जो रिएक्शन हुई है वो डीकम्पोजिशन हुई है, फ्यूजन अभिक्रिया ऑप्शन करेक्ट दे रखा था। साथ ही साथ इसमें रेडॉक्स रिएक्शन भी होती है, आप देख सकते हो ये रिएक्शन है जिसमें जल अलग हो जाएगा। वैसे इसके साथ जल के कुछ अणु जुड़े हुए रहते हैं, 7H2O के रूप में रहता है, तो जल यहाँ पर अलग हो जाता है और इसका रंग भी कन्वर्ट हो जाता है, वो सफ़ेद हो जाएगा और ये SO2 और SO3 अलग गैस निकलेगी। अब 12 जून सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? इन विकल्प में से आपको नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोफ्लोरिक है और एसिटिक एसिड में सबसे दुर्बल अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल। प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, फॉर्मिक, सल्फ्यूरिक, H2SO4 है जो, तो ये सभी प्रबल अम्ल है। दुर्बल में साइट्रिक है, एसिटिक है, दुर्बल अम्ल। दुर्बलता मंडल है यानी एस्थेनोस्फीयर का भाग कौन सा है? भूपरावर। दुर्बलता मंडल का भाग आपको पूछा है, जो एस्थेनोस्फीयर का है वो है भूपरावर है। और बात करूँ एस्थेनोस्फीयर है, ये कहाँ होता है? मेंटल के जो क्रस्ट कोर और मेंटल जो बीच में है, तो मेंटल के ऊपरी सबसे कमजोर हिस्से से बना है लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर है। लिथोस्फीयर होता है वो क्रस्ट और ऊपरी सबसे जो मेंटल है वो ठोस, इनके बीच में रहता है लिथोस्फीयर, उनके नीचे एस्थेनोस्फीयर है। किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि ये भूख को उत्तेजित करता है और भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। भूख हार्मोन भूख को उत्तेजित करेगा, भोजन का सेवन बढ़ाएगा, वसा का भंडारण में वृद्धि करता है। ये ग्रेलिन हार्मोन है। कौन सा है? ग्रेलिन हार्मोन। द प्रोसेस इन विच ए टेडपोल टर्न इनटू ए फ्रॉग इज कॉल्ड। तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेंढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो लार्वा के जो लार्वा रहता है, अलग अलग इसके पूरे मैं फॉर्म बताऊं यहाँ पर। जैसे आप बात करें मेंढक किस प्रकार ये इसमें प्रजनन होता है, तो देखेंगे जो एग्स हैं वो एग शुरुआत में कन्वर्ट होंगे एम्ब्रियो में, भ्रूण बनेगा टेडपोल। आपको सवाल में पूछा है टेडपोल से जो फ्रॉग बनने की प्रक्रिया है उसे कहेंगे कायांतरण। क्या बोला जाता है? मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस है तो टेडपोल कन्वर्ट होगा, 2 लेग्स बनेगी पहले, फिर इसकी 4 लेग्स बनेगी, उसके बाद यंग टेडपोल और एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। यंग फ्रॉग से एडल्ट फ्रॉग है। ये पूरा जो साइकिल रहता है फ्रॉग का ये कायांतरण है, मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सुनामी का विनाशकारी जो 13 जून फर्स्ट शिफ्ट के हैं, सुनामी का विनाशकारी रूप से भूकंप, समुद्री लहरें भी कहा जाता है। सुनामी जो बहुत विनाशकारी हो जाती है तो उसे भूकंपी समुद्री लहरें बोलते हैं। सामने तक किस तीव्रता वाले भूकंप के कारण ये सुनामी आती है? किस तीव्रता यानी 7.5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के कारण ये विनाशकारी सुनामी आ जाती है। इसको आप जियोग्राफी में भी ले सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा भूकंप के साथ रिलेट करके। शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है, कौन से शैवाल हैं उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? तो एक तो है क्लोरेला और एक है स्प्रुलिना। स्प्रुलिना और क्लोरेला शैवाल है, इसका उपयोग है वो ट्रेवलर करते हैं, अंतरिक्ष यात्री करते हैं, भोजन के रूप में है, इजीली उनको कैरी कर सकते हैं, तो प्रोटीन इससे काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है उनको। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है। फॉर्मूला आपको पता होगा F-32/9 = C/5। फ़ारेनहाइट वैल्यू सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, सेंटीग्रेड के स्थान पर आपको 37 रखना है, यानी F-32/9 = 37/5। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 × 9 बराबर ये हो जाएगा 5 5F - 32 × 5। तो इससे आपको F की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 37 × 9 + 35 × 5/5 करेंगे तो F की वैल्यू आएगी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल यहाँ पर, मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? अन्य नाम मैग्नोलियोफाइटा है। एंजियोस्पर्म को ही मैग्नोलियोफाइटा कहा जाता है। पुष्पोद्भिद जो एंजियोस्पर्म मैग्नोलियोफाइटा इसे बोलते हैं। अब 13 जून सेकेंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली है, सुसाइड बैग है, वो लाइसोसोम को कहा जाता है। खुद की ही कोशिका को ये भस्म कर देता है और इसका काम क्या रहता है? लाइसोसोम पाचन का कार्य करता है। ठीक है, अब पाचन का कार्य करता है
और कभी कभार बहुत ज़्यादा मात्रा में कोशिका का क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है और अपनी खुद की कोशिका भी अपने अंदर पचा लेगा, तो एक तरीके से वो मार देगा, कोशिका के आत्मघाती थैली लाइसोसोम हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट, पावर हाउस, शक्ति गृह कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिका को कहेंगे? राइबोसोम को। कोशिका झिल्ली है कोशिका की रक्षक। कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधक है वो गोल्जी बॉडी है। कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, ओम आपके प्रतिरोध का है, एम्पीयर धारा का है। कैलोरी वैसे ऊर्जा का मात्रक तो है, लेकिन ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है एनर्जी, वो एनर्जी का जूल हो जाएगा। नमक का अणुभार आपको पूछा तो नमक का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नमक को कहा जाता है NaCl। अब NaCl में सोडियम का अणुभार है लगभग 23 के आसपास और क्लोरीन का है वो 35 के आसपास। अब 23 और 35 आप ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 58 ग्राम पर मोल, इसका थोड़ा ये भी याद रखना। गुद्देदार पौधे की कौन सी विशेषता नहीं है? गुद्देदार पौधे में क्या होता है? पानी बहुत कम होता है, इसलिए वो क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन है वो रात के समय करते हैं, वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण रखते हैं। तो यहाँ पर पानी कम होता है तो जल का अभाव होगा। तना होता है, इसमें जड़ें भी होती हैं, पत्तियां भी होती हैं। तो सवाल है कौन सी विशेषता नहीं है? बोल रहा पत्तियां नहीं होती, गलत है, पत्तियां तो होती, तो ये विशेषता गलत दे रखी है इन्होंने। ऑप्शन सी है। जिसमें आप गुद्देदार पौधे की बात करें तो ये वाष्पोत्सर्जन पर नियंत्रण रखने के लिए दिन के समय अपने रंध्र बंद रखते हैं, रात्रि को करते हैं फोटो जो वाष्पोत्सर्जन है। जैसे कि इसके अंतर्गत कैक्टेसिया है, क्रैसुलेसी है, यूफोरबिएसी है। यानी कौन से पादप आ जाएंगे गुद्देदार में? ज़्यादातर रेगिस्तान में जहाँ पर पानी कम होता है, शुष्क वाले। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय का एक प्रकार नहीं है? रासायनिक अपक्षय का प्रकार कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा तापीय परिचार। काफ़ी बार एक संक्षारण करके भी उदाहरण रहता है, ये भी रासायनिक अपक्षय इसमें नहीं होता है। अब नेक्स्ट सवाल 14 जून प्रथम पारी के हैं। कौन सा पोषक तत्व टूटने पर प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा पोषक तत्व टूटने पर प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? मानव शरीर को एकदम सबसे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए ना, वो वसा से मिलेगी। प्रति ग्राम की बात कर रहा हूँ, तो प्रति ग्राम सभी कार्बोहाइड्रेट लेंगे, पर ग्राम प्रोटीन लेंगे, फाइबर लेंगे, तो वसा से आपको पर ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। इवन बात करूँ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से दोगुनी वसा में मिल जाएगी आपको, और सबसे तेज मिलती है ना वो कार्बोहाइड्रेट से जरूर मिलती है, ये थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट वाले यहाँ पर ब्लड में लिक्विड जो तरल पदार्थ रहता है, जो ये बना होता है जल, लवण और प्रोटीन से, कौन सा तरल है ब्लड में? तो वो है प्लाज्मा। ब्लड के अंदर क्या होता है? एक तो प्लाज्मा होता है, बाकी जो सेल्स रहती हैं, प्लाज्मा रहता है 55%। ब्लड में 55% प्लाज्मा और 45% है ब्लड सेल्स रहती है। और प्लाज्मा में भी 91 से 92% वाटर होता है, जल होता है, और उसके बाद जो लवण और प्रोटीन सॉलिड्स रहते हैं। तो प्लाज्मा है लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड्स। कौन सी उत्कृष्ट गैस है? निष्क्रिय गैस कौन सी है? 18 समूह 18 पीरियोडिक टेबल में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन, ये सभी अक्रिय गैसेज हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करेगी। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन अवक्षय के दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। ओजोन अपक्षय हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, गायब हो रही है धीरे धीरे, तो ओजोन अवक्षय से क्या नुकसान नहीं है? देखिए, मनुष्य में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि होगी, ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं ओजोन अवक्षय होगा तो मनुष्य ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। त्वचा कैंसर जरूर होगा, ऑक्सीजन जो पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं ओजोन है लेयर, वही यदि अपक्षय होगा उसका तो फिर त्वचा कैंसर है। स्थलीय पादपों की कम वृद्धि देखने को मिलेगी, जलीय जंतुओं का अपेक्षाकृत कम उत्पादन होगा, ये सभी कारण रहते हैं। लेकिन मनुष्य तो ओजोन से कोई ऑक्सीजन कंज्यूम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर, को वायुदाब मापी यंत्र बोला जाता है। अब 14 जून सेकेंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हिम क्या है? हिम आयरन की बात हो रही है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। आपके शरीर का लगभग 70% आयरन है ना आपकी रक्त की आरबीसी में पाया जाता है। किस में? आरबीसी में पाया जाता है, जिसे आप हीमोग्लोबिन कहते हैं। और मांसपेशियों की कोशिकाओं में, ये देखिए मांसपेशियों हैं वहाँ पर तो मायोग्लोबिन होगा, बाकी सभी वेंस वगैरह है आर्टरी में आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा। हीमोग्लोबिन आपके रक्त में फेफड़ों से उत्कोतक ऑक्सीजन को रूपांतरण करने के लिए सहायक है। अब डेंगू क्या है? डेंगू वायरस है, डेंगू वायरस जनित रोग हो जाएगा। एडिस मच्छरों की 2 प्रजातियों से होता है। व्हाट एलिमेंट इज मेनली यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सोलर सेल में? कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है फोटोवोल्टिक सोलर सेल में? ये सवाल सिविल 2 में 2 सेट में आया था। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है फोटोवोल्टिक सोलर सेल में। अगला सवाल यहाँ पर, एक निष्क्रिय
क्या है, जो निष्क्रिय दो टर्मिनल है, निष्क्रिय मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें नहीं है, तो निष्क्रिय दो टर्मिनल वाला विद्युत घटक जो परिपथ अवयव के रूप में विद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है, प्रतिरोध दे दिया है, निष्क्रिय टर्मिनल है तो प्रतिरोध रेजिस्टर की ही बात हो रही है जिसमें कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 जून प्रथम पारी में कौन सा ट्री कोणधारी या शंकुधारी नहीं है, शंकुधारी पौधे का उदाहरण कौन सा नहीं है, जिसमें एक विकल्प जेट्रोपा दे रखा था, जेट्रोपा शंकुधारी नहीं है। बाकी शंकुधारी में जो कॉनिफर्स है उसमें चीड़ है, यू जो तालिश पत्र है, पर्सरल है जो स्पृश कहेंगे आप, फर, सनोबार, देवदार, ये सभी कोणधारी में आते हैं। लिंग हार्मोन जो है वो मानव शरीर में कितने होते हैं, सेक्स हार्मोन 2 होते हैं, 2 एक पैर कहेंगे या फिर 2 हार क्रोमोसोम हो जाएंगे, एक्स और वाई है जो सेक्स हार्मोन रहते हैं, 22 जोड़ी है वो नहीं होते हैं। जब कोई वस्तु पूरी पूरी या आंशिक रूप से जल में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है, ये कमी वस्तु द्वारा हटाए दरों के भार के बराबर होती है। भार में कमी दरों की उत्प्लावन बल के बराबर होती है, ये सिद्धांत यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत के परिभाषा देकर आपको सवाल पूछा गया है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, 15 जून के सेकंड शिफ्ट के सवाल है जो इसको भी मैंने वैसे ही साइंस में ऐड किया, इंपॉर्टेंट लगा काफ़ी। तो बीआईएस के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र से संबंधित है, भूकंपीय क्षेत्र है जोन 5 से, जो मोस्ट सबसे अधिक गंभीर मोस्ट सीवियर सिस्मिक जोन है वो है जोन 5। अब जोन 5 में कौन से राज्य आ जाते हैं, जिसमें पूरे पूर्वोत्तर भारत के राज्य और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात के कच्छ का रण इसमें आ जाता है, उत्तरी बिहार के कुछ हिस्से हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी कवर करता है, पूरे पूर्वोत्तर भारत है। साथ ही साथ ये जो राज्य हैं जोन 5 काफ़ी गंभीर वाला जो जोन भूकंपीय क्षेत्र है। अब जोन 4 में जम्मू कश्मीर के जो बाकी बचे हुए हिस्से हैं, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के जो शेष हिस्से, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र की जोन 4 में। जोन 3 में केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश ज़्यादातर जोन 3 में ही आते हैं। अब नेक्स्ट सवाल, कौन से धातु समूह को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ग्रुप में उसमें विकल्प दे रखे थे। एक ग्रुप था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम आपने खूब सुना है जो आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। द्विनाम पत्ती है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक कौन है, द्विनाम पत्ती के जनक है कैरोलस लीनियस। कौन, कैरोलस लीनियस। कार्बन का कौन सा अपरूप है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और उसका गलनांक और क्वथनांक भी सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा हीरा कार्बन का एक कठोर प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा सबसे। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित सही कथन है, जिसमें ए बी सी डी करके थे आपके, जिसमें ए प्लस बी बराबर ए बी जो दे रखा है रिएक्शन, वो आपके संयोजन रिएक्शन हो जाएगी। ए और बी मिलकर दोनों ए बी बना रहे हैं, और वियोजन में इसका उल्टा ए बी से आपकी ए प्लस बी बन रहा है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या है, वेरी इजी सवाल, ओम कहेंगे आप। कौन सा एक निष्क्रिय गैस से रिपीट हुआ है, जो 18 ग्रुप है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और आयरन, और इन विच वी गेट मोस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन, किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, तो मैग्नेटाइट में वैसे सबसे अधिक है। जो इस सवाल में विकल्प में मैग्नेटाइट नहीं था, यानी पूछा था निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक जो आयरन पाया जाएगा कौन से अयस्क में, तो वो हेमेटाइट था। हेमेटाइट में 70% आयरन रहता है और मैग्नेटाइट में 72% है, और मैग्नेटाइट 72.4% है और ये 69.9% एग्जैक्ट इसमें। और लिमोनाइट भी यही अयस्क इसका ही है, जिसमें 59.8% लिमोनाइट है, सिडीराइट है 48.2%। नेक्स्ट सवाल, मोर का हृदय कितने चैम्बर का, मोर का वही 4 चैम्बर का हृदय होता है जो पक्षी का होता है, मानव का होता है, बर्ड्स का, क्रोकोडाइल्स का, मैमल्स का ये 4 चैम्बर है, मछली का 2 चैम्बर है, और जो रेप्टाइल्स हैं, ओवेजर है, वो 3 चैम्बर्स हो जाएगा, फ्रॉग, सैलमेंडर, फ्लाइंग लिजार्ड, किंग वगैरह। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बादल का कौन सा प्रकार नहीं है, तो ये थोड़ा अलग सवाल था। एक बादल का प्रकार कौन सा नहीं, जिसमें एक था कपासी, कपासी कोई बादल का प्रकार नहीं है, पक्षाब कपासी जरूर होता है, पक्षाब होता है, पक्षाब स्त्री होता है। तो ये हाई क्लाउड जो सबसे अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उन्हें जो सीरियस आप बोलेंगे ये सभी हाई क्लाउड्स आ जाएंगे, 20,000 फीट से ऊपर है, और मिडिल क्लाउड्स ये वाले हैं, लो क्लाउड्स हैं। तो क्लाउड्स के प्रकार थोड़ा देख लेना। व्हाट फोर्सेज ड्राइव द जियोस्टोफिक करंट्स, यानी भू स्थितिक धाराओं में कौन सा बल संचालित होता है, भू स्थितिक धाराओं में कोरियोलिस बल होता है, कौन सा कोरियोलिस फोर्स है भू स्थितिक धाराओं में। पृथ्वी के भीतर कंपनों का अध्ययन है, सिस्मोलॉजी है, पृथ्वी के भीतर कंपन है, भूकंप विज्ञान कहेंगे। अब 16 जून फर्स्ट शिफ्ट के सवाल कंटिन्यू करते हैं साइंस की। जल का घनत्व कितने केल्विन पर सर्वाधिक है, सभी ने पढ़ा होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व रहता है वो सबसे अधिक रहता है।
लेकिन आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा केल्विन में, तो सी के प्लस करना होगा। 273.15 आप प्लस करेंगे तो 277.15 हो जाएंगे। 4 + 273 277 केल्विन यहाँ पर। तो सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना। F-32/9 बराबर C/5। ऊपर ही जो सवाल था 37 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। स्वच्छ मनुष्य की लार की पीएच रेंज, जो स्लेवा होती हैं एकदम स्वस्थ मनुष्य की, उसकी पीएच वैल्यू 6.2 से 7.6 तक, 6.2 से 7.6 तक रहती है। कपास के बीज से रुई अलग करने की प्रक्रिया, आप कंघी से कपास के बीज से जो रुई अलग करते हो वो कॉटन जिलिंग हो जाएगा, कपास की ओटाई बोलते हैं उसे। अब 16 जून सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। त्वरण है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? त्वरण आप कहेंगे मीटर सेकेंड सेकेंड, ये इस प्रकार विकल्प में आपके था, या फिर इस प्रकार की मीटर सेकेंड -2 हो जाएगा। साइनोकोबाल्मिन है, ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 को कहा जाता है। B12 यानी साइनोकोबाल्मिन की बात हो रही है। विटामिन ए को रेटिनॉल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बात करें तो B1 को थाइमिन कहेंगे, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन है, B5 को पेंटाथोनिक, B6 को पेरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबाल्मिन। और विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल, ई को बोला जाता है टोकोफेरॉल और के को बोला जाता है फाइटोनेलिन। नेक्स्ट वाले यहाँ पर सौर सेल में कौन सा सेमीकंडक्टर दोबारा रिपीट हुआ? सौर सेल में वैसे एलिमेंट में सिल्वर भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन आपको सेमीकंडक्टर अर्धचालक की बात करें तो सिलिकॉन होगा। सौर सेल फोटोवोल्टिक जो सेल है, चींटी के डंक से राहत पाने के लिए, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, तो उस अम्ल से राहत पाने के लिए आपको क्षार की जरूरत रहेगी, तो आप बेकिंग सोडा प्रयोग कर सकते हो एक क्षार के रूप में। या फिर सवाल में इस टाइप से दे रखा था बेकिंग सोडा के साथ साथ यदि आपको जिंक कार्बोनेट युक्त कोई भी विलयन चाहिए तो वो कौन सा प्रयोग करेंगे? चींटी के डंक से राहत पाने के लिए जिंक कार्बोनेट युक्त विलयन है वो है कैलामाइन सॉल्यूशन हो जाएगा। किसका? कैलामाइन विलयन। मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण उपचार के लिए क्या आप प्रयोग करेंगे? जीवाणु बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करना है, एंटीबायोटिक ली जाएगी। ऑप्शन में एंटीसेप्टिक था, एंटीसेप्टिक रोगाणु रोधक मरहम है, घाव वगैरह में एंटीसेप्टिक। एंटीपायरेटिक है, दर्द या फिर जो बुखार आ जाएगा ना उसको प्रिवेंट करने के लिए। और एनाल्जेसिक है, वो हो जाएगा पीड़ाहारी, पीड़ानाशक है, दर्द निवारक है। तितली के जीवन काल की तीसरी अवस्था कौन सी है? वही तितली वाली जो फ्रॉग वाली इसमें रहती है, तो पुप्पा है, जिसे आप तितली के जीवन काल की थर्ड अवस्था है केशित बोलेंगे। अंडा, अंडे के बाद लार्वा, लार्वे के बाद जो थर्ड प्यूपा है, फिर वेस्क एडल्ट तितली। विच प्लानट हैज़ नॉट मून, किस ग्रह के कोई भी चंद्रमा नहीं है? 2 प्लानट हैं, एक तो मरकरी है, एक विनस है। बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिसके कोई भी चंद्र नहीं, जैसे पृथ्वी के एक चंद्रमा है, ठीक है। विनस और मरकरी के 0 है। अब मंगल ग्रह की 2 मून्स हैं। सबसे अधिक बात करें वो भी एग्जाम में पूछा जाता है तो वो सैटर्न की है, 82 मून्स है सैटर्न की। सैटर्न से कम है, यानी पहले जो जुपिटर था अभी सैटर्न में ज्ञात हो चुके हैं। जुपिटर में 79 है। और मंगल ग्रह की 2 चंद्रमा का नाम पूछा जाता है, फोबोस और डिमोस है। अर्थ की 1 है, मार्स की कितनी है? 2 हो जाएगी आपकी मंगल की जो फोबोस और डिमोस। और फिर यहाँ पर सैटर्न की 82 है, यूरेनस 27 है, नेपच्यून है वो 14 है। तो नेपच्यून 14, एन है, एन का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब ही 14, अल्फाबेट एन है ना, वो 14 नंबर पर है, तो नेपच्यून 14, यूरेनस है वो 27 है। ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघनता है? वो समताप मंडल में है। ओजोन वायुमंडल किस परत में सबसे अधिक उसमें सांद्रता कहेंगे? वो समताप मंडल में, वो ओजोन मंडल वहीं पर है। मनुष्य में कितने गैर लिंग गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? गैर लिंग वाले हैं तो वो हो जाएंगे ऑटोसोमल है, 22 पेयर से हैं, एक आपके लिंगी गुणसूत्र। बल्ब में एक पेयर, ठीक है। बल्ब में चमकने वाला हिस्सा कौन सा? फिलामेंट होता है, फिलामेंट ऑफ बल्ब है जो कि टंगस्टन का बना होता है, W टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का है। एग्जाम में पूछा सवाल है रेलवे में, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? आप कहेंगे 34-22 डिग्री सेंटीग्रेड, 3422 बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग होता है। वेवलेंथ इज सिंबलाइज्ड बाय विच साइन? जो तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य उसको किस सिंबल से आप शो करते हो, डिनोट करते हो? वेवलेंथ को लैम्डा से दर्शाया जाता है, ये वाला सिंबल लैम्डा। विश्व स्तर पर मौत का प्रमुख कारण कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की रोकथाम करने के लिए, रक्तचाप वाली बीमारियां हैं या फिर आपकी हृदय संबंधित बीमारियां हैं, उसके लिए WHO के द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम से कम नमक सेवन की सिफारिश की जाती है? WHO कहता है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 ग्राम से कम आपको नमक लेना है, 5 ग्राम से भी कम नमक का आपको सेवन करना है। 17 जून सेकेंड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। अमोनिया में, अमोनिया यानी बात हो रही है NH3 जिसका फॉर्मूला है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान का अनुपात पूछा है, ठीक है, द्रव्यमान अनुपात है, तो नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, लेकिन 3 है ना, तो 14:3 हो जाएगा।
व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड की सर्वे ध्वनि तरंग की प्रास कितनी होती है जो आप सुन सकते हो, तो आप सुन सकते हो मिनिमम 20 हर्ट्ज, मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि फ्रीक्वेंसी है वो आप सुन सकते हो। वो वाली वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक वेरी करती है वो आप सुनेंगे। और जो इससे ज़्यादा है यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट वेव है वो आप प्रयाश्रव्य तरंगे बोलेंगे, और 20 हर्ट्ज से कम को अवश्रव्य बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले यहाँ पर हीनताजन्य रोग, जो कमजोरी वाले रोग होते हैं ना, हीनताजन्य डिफिशियंसी, तो उसके रेफरेंस पे रिकेट्स रोग किसके कारण होता है? रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। काफ़ी इजी सवाल है। हिंताजनी रोग में आपके सूखा रोग है यानी रिकेट्स रोग है, मधुमेह है, घेंगा है, और जो प्रोटीन की कमी से काशी और मरस्मस रोग हो जाते हैं, ये सभी हिंताजन्य ही हैं। किसमें जकड़ा जड़ें फाइब्रस रेशेदार रूट होती है ना, वो नहीं है। किसमें नहीं है? फाइब्रस नहीं है, या फिर जकड़ा रेशेदार जड़ें किसमें नहीं है? वो है चुकंदर में। बीट रूट आप बोलेंगे चुकंदर में इस प्रकार की जड़ें नहीं होती। चावल, गेहूं, मक्का, गेंदा, केला जो एक बीज पत्र रेशेदार जड़ वाले होते हैं। अब लास्ट शिफ्ट है जो आपकी 17 जून की थर्ड शिफ्ट है। सवाल है कोशिका का पावर हाउस आप पावर प्लांट बोलेंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। टेटनेस किसके कारण होता है? जो तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी टेटनेस है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया संक्रमण से टेटनेस से बचने के लिए आपको वैक्सीन दी जाती है, जैसे लोकजो भी कहा जाता है टेटनेस को, काफ़ी बार लोकजो करके कंफ्यूज करते हैं। तो लोकजो में क्या होता है? टेटनेस में दर्दनाक मांसपेशियों में ऐंठन होती है, मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है, तो टेटनेस वैक्सीन जरूरी है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? जो भार के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है भूपर पट्टी पर, कष्ट पर, वो है 46.6%। उसके बाद सिलिकन का सेकंड नंबर सिलिकन है वो 27.7 है। 46 से ऑक्सीजन, 27.7 है सिलिकन। एल्यूमिनियम है उसके बाद जो सबसे अधिक धातुओं में हो जाएगा, अलग से सवाल भी है। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी? मेटल्स का पूछे तो एल्यूमिनियम है। उसके बाद आयरन आ जाएगी 5%। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ की ऐसे इकाई क्या है? मीटर हो जाएगा। अंतिम सवाल, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन है तो 7, अम्लीय है तो 7 से कम हो जाएगा, और क्षारीय है तो वो 7 से ज़्यादा है, वो क्षारीय हो जाएगा। तो ये सभी सवाल आपने देखे हैं साइंस के पूछे हुए। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक शिफ्ट में 2 सवाल कंप्यूटर के थे, यानी 18 टोटल शिफ्ट है, 36 सवाल कंप्यूटर के रेडी हो चुके हैं। वो वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। जो भी कैंडिडेट मॉक टेस्ट से नहीं जुड़े हैं, अभी भी टेक्स्ट बुक से आप मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके मैक्सिमम 125 रुपये का डिस्काउंट लेते हुए डेली एक मॉक टेस्ट अगर प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट रेगुलर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना ग्रुप डी में आपकी 100 में से कितना स्कोर हो रहा है, और मैं कमेंट करके बताऊंगा आपको इंप्रूवमेंट करने की किस प्रकार जरूरत है। तो आप बताना कहाँ पर आप वीक हो रहे हो। एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, जरूर उसको फॉलो करते हुए आप 100% ग्रुप डी में सिलेक्शन पा जाओगे। तो डिमोटिवेट मत होते हुए रेगुलर आपको पढ़ाई जारी रखनी है, और मैं इस प्रकार डेली वीडियो लाऊंगा। जल्दी मैं कोशिश करूंगा करंट अफेयर्स की कुछ लेटेस्ट रेलवे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अब मैं जनवरी 2022 से स्टार्ट करूंगा। जो रेलवे इस प्रकार पूछता है वही करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आऊँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप बेनिफिट उठा सके। काफ़ी साल हो गए ना, आपकी स्थिति ऐसा ना हो कि 3 साल तैयारी कर रहे हो और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन न हो, तो वो बदतर स्थिति हो जाएगी। तो तैयारी आपको यहाँ पर छोड़नी नहीं है, कुछ भी हो जाए 45 दिन में जी जान लगा देनी है। जो आपने मेहनत की है ना, 3 साल लग गए हैं, काफ़ी सालों से आप बोल रहे हो घर वालों की ग्रुप डी की तैयारी करो, और फाइनली जो रिजल्ट है उसमें ये ना हो जाए कि इतने नंबर से मिस हो गया। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।